ऑलराइट, सो केपी कॉलेज के ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लिटरेचर इंग्लिश का जो सेकंड टॉपिक आया हुआ है अपनी पोइट्री सेशंस में, जो लिखा है अपने कवियों के कवि, महान कवि शेक्सपियर ने। तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। विलियम शेक्सपियर अपने आजकल हम हर जगह जानते हैं, ये रोमियो जूलियट के बारे में सुना होता है, रोमियो जूलियट। तो उनको फेमस किन्होंने किया है? वो भी किया है अपने विलियम शेक्सपियर ने किया है, ठीक है ना। आज उनका जो टॉपिक है जिसका नाम है टू हिज लव। टू हिज लव, हिज लव, ये तो आदमी थे ना, हिज लव, हर लव भी लिख सकते थे ना। देन टू हिज लव, ये उन्होंने अपने फ्रेंड के लिए लिखा है, ठीक है ना। उसके अलावा चलो आज हम उनके बारे में पूरा पढ़ते हैं। विलियम शेक्सपियर, तो इनको क्या क्या कहा जाता है? इनकी जो सेकंड नेम है दैट वाज बार्ड ऑफ एवन। बार्ड ऑफ एवन। एवन क्या है भाई साहब? तो एवन वो जगह है जहाँ पर अपने सर जी का जन्म हुआ था एंड वहीं पे इनकी डेथ हो रखी थी, तो उनको वहाँ का बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। एंड सेकंड थिंग है, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। तो यहीं पे जनाब की डेथ हुई थी एंड इनका जन्म भी यहीं पे हुआ था। एंड कहा जाता है स्टार्ट में ये गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। देन ये लिखते इस वजह से थे बिकॉज उनको कुछ पैसे मिले। कुछ लोग फेम की वजह से लिखते हैं, कुछ लोग ग्लोरी चाहिए होती है, प्रसिद्धि चाहते हैं, बट इनको बहुत ही गरीबी से ये पैदा हुए थे। वहाँ से ये मतलब गरीबी से थे कि एक टाइम ऐसा कहा जाता है कि एक टाइम ऐसा था कि एवन में इनके पास जो रहने की जगह थी ना, वो एक झोपड़ी हुआ करती थी, मतलब एकदम गरीब फैमिली से बिलोंग होते थे। फिर जब उन्होंने कुछ लिखा, बहुत थिएटर की स्थापना की जिसका नाम था अ ग्लोब थिएटर, जो उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ मिलके की थी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो उसके बाद में इनके पास इतने पैसे हो गए थे ना कि जहाँ पे इनका मजाक उड़ाया जाता था उनके गांव में, वहाँ पर इनका बहुत बड़ा बंगलो हो गया। तो हम कहते ना कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो ये इंतकाम इन्होंने कैसे प्रूव किया? बहुत बड़ा बंगलो बना के, जैसे वो गाड़ी से बाहर आते हैं, सेम लाइक दैट उनका कुछ नाम बन गया था। एंड इनका जो एरा यानी फिर इंग्लिश में एक टाइम होता है, जैसे अपने हिंदी में होता है भक्ति काल, ऋति काल, तो सेम एज इट इंग्लिश में भी होता है। तो इनकी जो एरा थी वो थी एलिजाबेथ। इन्होंने दो एरा में काम किया है, एलिजाबेथन एरा एंड जैकोबियन। जैकोबियन एरा, इन दोनों में इन्होंने काम किया है। एलिजाबेथन एरा हम सबको पता है, एक प्यार के लिए जहाँ पे वो अपने बिलव्ड के लिए लिखा जाता था, तो उसके लिए फेमस हुआ करता था। एंड जैकोबियन एरा, तो ये इन दोनों जो अपने कवि महोदय हैं, अपने विलियम शेक्सपियर है, तो इन्होंने दो एरा में काम किया एंड बहुत ही अच्छा, उनका जो कृति थी बहुत ही अच्छी थी। कहा जाता है कि उन्होंने मतलब अपनी जो स्कूली शिक्षा ही की थी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये काम किसी और ने किया था, उनका क्रेडिट इन्होंने लिया, बिकॉज ये ना तो कभी यूनिवर्सिटी गए हैं ना कहीं और गए हैं, ऑनली स्कूलिंग स्टडी उन्होंने करी थी, बिकॉज गरीबी इनकी बहुत थी। बट कहने को तो क्या है, कुछ भी कह सकते हैं, बट हमें तो वही पढ़ना है जो किताब में लिखा गया है। और अब इनके टाइम में एक जो मूवमेंट हुआ था इंग्लिश में वगैरह कहते हैं ना, जो रिनेसांस कहते हैं, वो हुआ करता था। रिनेसांस जिसको हम कहते हैं रेनेसा शब्द से उत्पत्ति हुई है।
पुनर्जागरण, जिनको हम पॉलिटिकल साइंस से पढ़ते हैं, पुनर्जागरण, तो इनके ही टाइम में हुआ था। क्योंकि इनसे पहले जो लिखे जाते थे ना, एंशिएंट लिटरेचर लिखे जाते थे, जो जॉर्जर्स ने वगैरह जो लिखे हुए थे, तो वो जो शैली थी, वो जो मैटर्स थे, उनसे चेंज होके उन्होंने अपना अलग से जो लिखा है, तो उसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे उनका पुनर्जागरण हुआ था। किसका? लोगों का नहीं हुआ था वहाँ के लेक्चर्स का, जो लिटरेचर्स का है ना, उनका हुआ था। एंड देन अगेन इनकी वाइफ थी, इनसे जो एज में बहुत बड़ी थी, जिनका नाम था एना हैथवे। ये उनकी वाइफ हुआ करते थे। और कहा जाता है इन्होंने अपने से बड़ी लेडी से शादी करी थी। इनसे उनको 3 बच्चे हुए थे, जिसमें से उनका एक ही लड़का था, जो बहुत जल्दी उनकी भी डेथ हो गई थी। तो जो बेटी का अपने जो बेटी का नाम है, पहला तो था सुसैना। एंड कहा जाता है जब वो अपने लास्ट टाइम में थे, देन शादी के टाइम में, मतलब लास्ट टाइम में, जो अपने कहते हैं ना डेथ टाइम में, तो वो अपनी जो बेटी है सुसैना, उसके पास में, सुसैन जो उसके पास में आए थे रहने के लिए। उसके बाद में इनका जो बेटा था, वो ट्विंस थे, हेमनेट, और हेमनेट के अलावा एक और उनके हुआ करता था, जूडिथ। ये एक लड़की थी, जूडिथ। 3 बच्चे थे, सुसैन, हेमनेट और जूडिथ और ये दोनों थे जुड़वा। देखिए भाई साहब, इनमें से इन दोनों की तो जल्दी डेथ हो गई थी। हेमनेट देखने से हमें कुछ याद आता है कि शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था। शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था जिसका नाम था हैमलेट। बहुत ही अच्छा प्ले है, बहुत ही प्यारा प्ले है। मतलब जिसमें अपने होता है कि एक जो लड़का होता है, राजकुमार, वो अपनी माँ से अपनी माँ जिसने दूसरी शादी कर रखी होती, तो माँ से मतलब क्या, माँ को, अपने अंकल को मार देता है, बिकॉज सुना जाता है कि उसके अंकल ने मारा है उसकी माँ को। ऐसा ही कुछ था, वो हम उस लेक्चर में पढ़ेंगे जब ये आएगा। मे बी ये 2nd ईयर में है या फाइनल ईयर में, तो तब हम पढ़ेंगे। तो ये हेमनेट हुआ करते थे, उनके बेटे ये दोनों थे अपनी जुड़वा। डेथ टाइम में वो इनके साथ ही रहा करते थे। एंड जो शेक्सपियर का नाम बहुत ज़्यादा अपने फेमस है हर एक काम के लिए, तो ये थे उनकी फैमिली से जो रिगार्डिंग। इनके फैमिली में ऐसे कहा जाता है कि इनकी माँ का नाम था मैरी। और इनकी जो एंड जो टाइम होता है ना, वो बहुत स्टार्ट में तो उनको बहुत गरीबी थी, फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल सब अचीव कर लिए थे, पैसे वगैरह इनके पास में आ गए थे। बट एक टाइम ऐसा था इनके पास में कि शादी के बाद कुछ एक टाइम था जहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। तो वो उनके कह सकते हैं कि एक वो गायब इनका दिन था, गायब का जो टाइम था, लॉस्ट डेज उनको कहा जाता है। उनको शेक्सपियर की कौन से डेज कहा जाता है? लॉस्ट डेज, क्योंकि इस टाइम में इन्होंने कुछ लिखा नहीं था। और ये कौन से दिन थे? जब उन्होंने अपनी वाइफ एन हैथवे से शादी करी थी एंड फैमिली को थोड़ा टाइम देने के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था। ऑलराइट, सो अभी हम पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स का जो नाम था, तो वो मैंने बता दिया था, जॉहन। एंड इनका जो माँ का नाम था मैरी। ठीक है ना, ये इनके माँ का नाम हुआ करता था। अब इनके और उपनाम क्या है? देन लॉर्ड ऑफ चैम्बरलैंड। ये इनके जो उपनाम कह देते हैं, ये इस वजह से दिए गए थे बिकॉज पहले कुछ नहीं थे, बाद में बहुत अचीव कर लिया था, बहुत बड़े जमींदार बन गए थे, कहते ना बापू तेरे करके। तो ऐसा ही कुछ सीन था, वो सब उन्होंने अचीव कर लिया था। उसके बाद में ये एक्टिव राइटर कब तक थे? तो एक्टिव राइटर थे अपने 1613 तक इन्होंने लिखा है। 1613 तक इन्होंने अपने जो
कविताएं अपनी लिखी रखी हैं, ठीक है ना। एंड उसके बाद में हम लिखेंगे कि हाँ इन्होंने इनकी जो लिखी हुई जो कृति है उसमें क्या क्या है। इनमें उन्होंने कॉमेडीज़ भी लिखी है, इनको उन्होंने जो लिखा है कॉमेडीज़ भी लिखी है, हिस्ट्री भी लिखी है, कुछ एक ऐतिहासिक जो भी है ना वो भी लिखा है, और सबसे एक और लिखा है जो ट्रेजेडी। तो इन्होंने जो ज़्यादा अचीव किया है, नाम अचीव किया है, उनका जो गोल्डन पीरियड हुआ करता था तो वो था अपने ट्रेजेडीज़ का। ट्रेजेडीज़ को हम कहते हैं दुखांत। दुखांत जो लिखे हैं ना, दुखांत कविताएं, दुखांत कृति, तो वो इनके लिए हमेशा से बेस्ट रही है। उन्होंने जो उनको जो सबसे ज़्यादा ग्लोरी मिली है, फेम मिला है, प्रॉस्पेरिटी मिली है, तो वो किस टाइम में हुई है? ट्रेजेडीज़ के टाइम में इनको मिली है। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। हाँ, इनके बाद में बेन जॉनसन। बेन जॉनसन भाई साहब भी लिखते हैं। बेन जॉनसन कौन है? जिनकी हम कविता हम और बेन जॉनसन की हम कविता लिखेंगे, पढ़ेंगे अपने इसी बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में ही आया हुआ है, जिस कविता का नाम है, इसका नाम है अपने माई लेडी इन लव शेयर इट, यानी कि मेरी जो लेडी है, बिलव्ड है, वो प्यार के रथ पे सवार होके आती है, तो वो इसमें लिखा हुआ था, ठीक है ना। दैट नॉट एन एज बट फॉर ऑल द टाइम। इन्होंने क्या लिखा था कि इनका टाइम एक कोई एज नहीं था, नॉट एन एज बट फॉर ऑल टाइम। तो इनका जो टाइम था वो एक शेक्सपियर का जो टाइम था वो एक टाइम नहीं था, एक ही टाइम में उन्होंने जो लिखा वो नहीं है, ऑल टाइम इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि अभी भी इनकी हम जो लिखी हुई जो नॉवेल्स है, प्लेस है, वो अब भी स्टिल हम पढ़ते हैं। जो मतलब रोमियो जूलियट हुआ, इवन जब कोई आवारा, क्या आवारा तो नहीं कहेंगे, कोई प्रेमी को आजकल हम रोमियो ही कहते हैं, तो रोमियो किस नाम से कहा जाता है? वो इन्होंने फेमस किया था। देन रोमियो जूलियट वगैरह और भी जो लिखा है, तो कहा है कि नॉट एन एज, उनको एक एज तक ही वो सीमित नहीं है, वो कब तक है? फॉर ऑल टाइम, जब तक लिटरेचर जिंदा है, जब तक हम जो अपनी आने वाली पीढ़ी को हम कहते रहेंगे, तब तक ये क्या है ना, फॉर ऑल टाइम वो जिंदा ही है, उनका जो लिटरेचर्स। ओके, सो अब उनकी जो एजुकेशन कहाँ पे हुई थी, तो भाई साहब अभी मैंने आपको बताया भी था उनकी जो एजुकेशन के बारे में। उनकी एजुकेशन का ये सीन था कि उनकी जो स्कूली शिक्षा के बारे में तो पता है, बट यूनिवर्सिटीज़ या फिर जो महाविद्यालय शिक्षा है उन्होंने कहाँ से ग्रहण करी उसके बारे में कोई पता नहीं है। तो इनका जो एजुकेशन हुआ था, वो जो स्कूल थी उसका नाम है किंग्स न्यू स्कूल। किंग्स न्यू स्कूल, ठीक है ना। यहाँ पर इनकी शिक्षा हुई है। तो इसी वजह से बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से कवि भी कहते हैं कि जो इन्होंने जो फेम अचीव की है, जो शेक्सपियर ने जो लिखा है, वो उन्होंने खुद ना लिख के दूसरों के जो लिखे हुए ना उसको चुराया है। कारण कि उन्होंने तो ओनली स्कूली शिक्षा की थी ना, उनको इतना कैसे पता? बिकॉज जिस इंसान को, मतलब मैं नहीं कह रही, वो कह रही कि जिस इंसान को खुद का नाम सही ढंग से प्रोनाउंस करना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, वो कैसे एक एरा को जन्म दे सकते हैं, और वो कैसे इतने ग्रेट पोइट, ग्रेट ऑथर, ऑल टाइम फेवरेट हो सकते हैं। अब ये उनका जो मानना था, ऑल ओवर अपने को तो वही पढ़ना है जो अपनी बुक में दे रखा है। सो किंग्स न्यू स्कूल में इनका जो हो रखा था क्या, एजुकेशन। अब उनके जो लॉस्ट ईयर्स मैंने बताया था कि शादी के बाद में इन्होंने कुछ टाइम तक लिखा नहीं था, वो लॉस्ट ईयर कौन कौन से थे? तो 1585 से 1592, या इट्स करेक्ट। तो ये था इनका लॉस्ट ईयर, बिकॉज इस टाइम कहा जाता है कि वो लंदन से कहीं चले गए थे,
अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए, या फिर बहुत उनकी जो वाइफ की डेथ हो रखी थी, बच्चों की डेथ हो रखी थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हुए थे, तो इस टाइम उन्होंने नहीं लिखा। एंड एक और बात मैं आपको बता दूँ कि जो अपने कवि महोदय की जो भी ये सोनेट्स है, शॉर्ट स्टोरीज है, बहुत सारी चीज़ें उनकी डेथ के बाद में पब्लिश्ड हुई है, उनकी डेथ के बाद में पब्लिश्ड हुई है। अब इनको रॉयल पेटेंट भी मिला था, इनको रॉयल पेटेंट भी मिला था। और किसने दिया था? अपने जो किंग एलिजाबेथ, जो क्वीन एलिजाबेथ है ना, उनके जो उनके बाद में जो किंग हुए वो कौन से थे? 1603 की बात है, 1603 में दिया था जेम्स फर्स्ट ने। जेम्स फर्स्ट ने उनको रॉयल पेटेंट दिया था, और उनको ब्रिटेन के या ग्रेट कवि भी कहा जाता है, राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। जैसे उपाधि के रूप में भी अब इनका यूज़ होता है। जैसे अपने कालिदास को कहते हैं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ आवर इंडिया। इनकी महान, मतलब एक उपाधि के रूप में भी इनका नाम लिया जाता है। देन बहुत ही ग्रेट हुआ करते थे। उसके अलावा ये एक कवि के साथ में एक एक्टर भी थे, थिएटर भी चलाते थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मल्टी टैलेंटेड हम कह सकते हैं, तो वो हुआ करते थे। इनको फिर एक किंग्स मैन की भी उपाधि दी गई थी, किंग्स मैन भी कहा जाता था, कि बहुत ज़्यादा फेमस होने के कारण, रॉयल पेटेंट देने के कारण इनको किंग्स मैन कहा जाता था, किंग्स मैन। एंड देन इन्होंने जो ग्लोब थिएटर, मैंने एक आपको बोला भी था कि ग्लोब थिएटर की स्थापना की थी, जिनसे उनको बहुत सारे पैसे मिले थे। ग्लोब थिएटर की जो स्थापना की थी वो कब की थी? 1599 में अपने एक फ्रेंड के साथ में मिलकर करी थी, पार्टनरशिप में करी थी, 1599 में की थी। और इनको, और ये रिटायर्ड कब हुए थे अपने काम से? वो हुए थे 1610 में, 1610 में ये अपने काम से रिटायर हो गए थे। ये कौन? शेक्सपियर, जो बहुत ही ग्रेट राइटर हुआ करते थे। एंड इवन मेरे वन ऑफ द फेवरेट भी हैं लिटरेचर इंग्लिश में। और उसके बाद में इनके बारे में जो एक पूरी जीवनी लिखी है, वो किसने लिखी है? जॉन फीचर ने। किसने लिखी है? जॉन फीचर ने। ठीक है, इनके बारे में क्या लिखी है? इनकी पूरी जीवनी, उनके जन्म के बारे में, वो कब डिप्रेस्ड हुए, कब लिखना शुरू किया, कब एंड किया, एंड ग्लोब्स थिएटर के बारे में एंड ऑल, वो कब लिखा था उन्होंने? जॉन फीचर ने पूरा ये सब कुछ लिख लिया था। सो ऑलराइट, अब हम पढ़ेंगे अपने टू हिज लव, यानी कि उसके प्यार में, उसके स्नेह में। जो इसमें हीज कौन है वो हम देखेंगे कि कौन है हीज, है ना। तो ऐसा रहता था कि जो लड़कों के लिए जो फ्रेंडशिप होती है ना, दोस्ती होती है, वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। गर्ल्स का तो क्या है ना, नहीं ऐसी बात भी नहीं है, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो नाराज़ हो जाएगी। बट बात ये कि बॉयज़ जो है ना, दोस्तों के लिए जान भी हाजिर कर देते हैं, और जब फ्री टाइम होते हैं तो वो दोस्तों के साथ ही टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। तो टू हिज लव जो लिखा हुआ है वो उन्होंने अपने एक फ्रेंड के बारे में लिखा हुआ है। वो फ्रेंड जो मे भी इस दुनिया में नहीं है, वो फ्रेंड या फिर जो उनसे दूर है, तो इनके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, टू हिज लव। तो अब जो लिखा हुआ है वो लिखा किस शैली में है? तो वो क्या है? सोनेट है। क्या लिखा है इन्होंने? सोनेट। अब ये सोनेट क्या होता है? देन ये आपने 12th में पढ़ा हुआ है। तो ये सोनेट क्या होता है? सोनेट ये कितनी लाइनें कंसिस्ट करता है? तो सोनेट जो है ना 14 लाइन्स, कितनी? 14 लाइन्स का जो अपना कुछ होता है, कंसिस्ट करता है, एक स्टैंजा टाइप में होता है, एक राइमिंग में बना हुआ होता है, जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहली होती है ऑक्टेव, यानी कि 8 लाइनें होती है। फिर होता है सेस्टेट, जो 6 लाइनें में होती है। ठीक है, और सब ईच लाइन है, ये क्या? इयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। इयम्बिक पेंटामीटर आप 12th में अच्छे से इनको
पढ़ा होगा, ये लिटरेचर की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपने ये पढ़ी होगी अपने जो लास्ट ईयर में पढ़ रखी होगी। बाकी एक हम सेशन लेंगे, बिकॉज अगर आपका लिटरेचर स्टूडेंट की जो अगर डिमांड रही या उनको कुछ हमें लगा कि लिटरेचर टर्म्स याद नहीं है कुछ एक, तो उसके लिए हम लेंगे पूरा सेशन लेंगे। तो ये है अपना इयाम्बिक पेंटामेटर में जो ये कौन सा था, इटालियन, एक इटालियन जो था अपना इटालियन वे में उन्होंने लिख रखा है। तो सोनेट है 14 लाइन्स का, जो स्टैंजा होता है, ऑक्टेव होता है और सेस्टेव होता है, ईच है जो अलग से उनका क्या रहता है, राइमिंग रहती है। तो जो 8 लाइन की में भी ऐसे राइमिंग होती है, हर जगह तो नहीं बट यूजली ऐसे होती है, ए बी बी ए बी बी ए, इसकी राइमिंग होती है। ये जो पहली 8 लाइन होती है ना उनका, और एंड की होती है देन वो होती है सी डी ई, सी डी ई, सी डी ई। और शायद तक ये मैंने आपको जैसे बच्चे आते हैं कंसल्टेशन के लिए तो उनको भी मैंने बता रखी है, मे बी लास्ट टाइम में भी मैंने आपको बता रखी है दैट राइमिंग कैसे होती है। एंड ये तो एक छोटे बच्चों का, इतना तो आप जानते ही हो बिकॉज लिटरेचर के स्टूडेंट हो, देन आपको पता ही होगा देन राइमिंग कैसे होती है, राइमिंग को कैसे निकाला जाता है। दैट्स ऑल। एंड देन इन द फर्स्ट पार्ट 2 स्टैंजा, दोनों में 2 स्टैंजा होते हैं, इसमें जो होता है 4 का होता है, ठीक है ना, और 6 का ये होता है। ओके, सो ऑलराइट। एंड जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो भी इसके जो मैटर्स जो चेंज हुए थे मोस्ट ऑफ, वो कब हुए थे, एलिजाबेथ एज में ही हुए थे। न्यू मैटर्स आए थे। हमने कहा था ना कि क्या कहा था, एक हिंदी में एक वर्ड मैंने बोला था कि ऐसा कुछ बोला था, मैं भूल गई, जैसे कि वो रिनांसियस या रेनेसां शब्द का कहा था, तो वो क्या है ना इसी टाइम में हुआ था। इसका जो चेंज हुआ था, नई जो उत्पत्ति हुई थी नई चीज़ का, वो हुआ था अपने एलिजाबेथ टाइम में ही हुआ था। एंड हमें पता है कि अपने जो शेक्सपियर थे वो 2 एरा तक थे, उन्होंने 2 एरा देखी है, फर्स्ट एलिजाबेथन एरा, सेकेंड जैकोबिन एरा। देन ये एरा हम एक टाइम लेंगे कि पूरा हम एरा का ही सेशन पढ़ेंगे कि कितनी एरा होती है इंग्लिश में, कौन सी एरा जो फेमस ज़्यादा हुआ करते थे, है ना। देन सोनेट का हमने पढ़ लिया। सोनेट क्या है, इट्स 14 लाइन स्टैंजा। पहले पार्ट को कहा जाता है जो 8 लाइन का होता है उनको कहा जाता है ऑक्टेव, एंड जो सेकेंड का जो होता है जो 6 लाइन का होता है उनको कहा जाता है सेस्टेट। सो एक्सक्यूज चाहूँगी अभी हम पढ़ेंगे उसके बाद में टू हिज लव शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। तो क्या होता है कि अपने को फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स के साथ में कुछ बातें करते हैं। 5 मिनट। थैंक यू। सो शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, कि शैल आई, क्या 2 फ्रेंड होते हैं तो एक किसी फ्रेंड के बारे में वो कहते हैं कि शैल आई कंपेयर, शैल आई कंपेयर दी विथ टू अ समर डे। तो यहाँ पे बात ये होती है, यहाँ पे ये बात होती है कि जो 2 फ्रेंड होते हैं वो कहते हैं कि अभी मेरे को कंपेयर, कि क्या मैं कंपेयर करूं। दी का मतलब होता है यू, कंपेयर का मतलब कंपैरिजन, आप समझ गए होंगे बिकॉज ये छोटे वर्ड हम वैसे भी यूज़ करते ही है। आपने मुझे उनके साथ में कंपेयर कैसे कर दिया, बिकॉज आई एम डिफरेंट फ्रॉम ऑल, मैं सबसे अलग होते हुए भी आपने मुझे उसके साथ कंपेयर क्यों किया। वो छोटे बड़े झगड़े में हम यूज़ करते हैं वर्ड। टू अ समर्स डे, किसके, समर डे, समर का एक ग्रीष्मकालीन का जो दिन होता है। तो जानकारी के लिए बता दो, जो एब्रोड सिटीज़ है, एब्रोड हम यहाँ पे कहेंगे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं,
या ध्रुवीय, जहाँ पे क्या ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। अपने यहाँ पे तो जो ठंडी का टाइम होता है ना, वो वहाँ पे रेगुलर रहा जाता है, ठीक है। और गर्मी का टाइम होता है वो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, जो हल्का टेम्परेचर के लिए होता है, और वो टाइम उनके लिए बहुत अच्छा होता है और वो उनका फेवरेट टाइम हुआ करता है, ठीक है ना। तो क्या मैं तुम्हें उस समर डे के साथ कंपेयर कर सकूं? क्या मैं तुम्हें उस समर जो अच्छा दिखता है उसके साथ में कंपेयर कर सकूं? दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, जो कैसा होता है, मोर टेम्परेट एंड मोर लवली, जो कैसा है, बहुत प्यारा है और बहुत लवली है, बहुत प्यारा भी है और बहुत लवली भी है, ठीक है ना। तो क्या मैं तुम्हें उसके साथ में कंपेयर करूं, जो कैसा है, बहुत प्यारा है, बहुत लवली है, जिसमें क्या होता है, रफ वाइंड, बिल्कुल रफी वाइंड होती है। रफ यानी कि सूखी, शुष्क जो हवा होती है, वाइंड यानी हवा का झोंका, जिसमें शुष्क वाइंड होती है, शुष्क वाइंड होती है। वो क्या, जो डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, जो मई में जो डार्लिंग बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स छोटे छोटे जो फूल होते हैं, जो पंखुड़ियाँ होती है, अभी नई नई बनी है, प्यारे प्यारे जो डार्लिंग बर्ड्स हुआ करते हैं, उनको गिरा देती है। वो रफ वाइंड होती है, उनको गिरा देती है। क्या मैं तुम्हें उससे कंपेयर करूं? एंड समर्स लीज हैज टू ऑल शॉर्ट डेट, पर जब भी ये आता है वो कितने बहुत ही कम टाइम के लिए आता है, कितने ओनली शॉर्ट टाइम के लिए, बिकॉज वहाँ की जो गर्मी होती है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आती है। ऑलराइट, सो ये क्या था अपना फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा मतलब जिसमें क्या लिखा था, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे, क्या तुम्हें मैं एक समर डे के साथ कंपेयर कर सकूं? दो आर्ट मोर लवली, जो कैसा बहुत लवली भी है, टेम्परेचर भी होता है, पर क्या उसमें रफ वाइंड यानी कि उसमें कमियां भी हैं, वो पूरा कंप्लीट नहीं है, उसमें कमियां हैं। कमियां क्या है कि जब वो रफ वाइंड आती है, वो छोटे छोटे जो डार्लिंग बर्ड्स होते हैं उनको गिरा के लेके जाती है, ठीक है ना। एंड समर्स ग्लिसर, पर ये जो कमी होती है वो कितने के लिए होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है। कहते हैं ना कि हर किसी के पास पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अब हम उसका क्या देखें, हर किसी चीज़ का पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव इफेक्ट भी होता है, बट हम कौन सा देखते हैं, दैट्स ऑल। सो अब के पढ़ेंगे हम कि कभी कभी क्या होता है, सम टाइम टू हॉट, कि कभी कभी क्या होता है, कैसा होता है, एकदम हॉट यानी एकदम गर्म होता है। द आइज ऑफ हेवन शाइन, देन ये आप लिख लेना, द आइज ऑफ हेवन, हाँ हेवन शाइन, कि किसके जैसा, द आइज ऑफ हेवन शाइन, यानी कि ये पूरा क्या है, एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, सन। वो उस कैसी आंखों के बाद में, हेवन का, हेवन के स्वर्ग की आंखें कौन सी है, सूर्य, जो कैसे होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो कैसे हेवन साइन की ओर जो कहते हैं, ठीक है। देन द आइज ऑफ हेवन साइन, कभी कभी वो इतना हॉट हो जाता है। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिप्ड, मगर उसका जो कॉम्प्लेक्शन होता है ना, कभी डिम भी रहता है, कभी कभी तो वो डिम होता है, और कभी कभी एकदम डेंजर वाला, गर्मी वाला लगने लग जाता है। वो एक ऐड आती है, वो पता नहीं, स्ट्रॉ से वापस पीते हैं, सन स्ट्रॉ से पीता है उसकी एनर्जी का, ग्लूकॉन डी ऐसे ही कुछ। तो कभी कभी तो ऐसा डेंजर हो जाता है, और कभी कभी प्यारा सा स्वीट सा बहुत अच्छा सा लग जाता है, ठीक है ना। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइन, कभी कभी वो बहुत फेयर होता है, उसकी जो खूबसूरती होती है, कभी कभी तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और कभी कभी क्या रहता है उसका सीन कि डिम हो जाता है, डिक्लाइन, उसका जो फेयर होता है वो वापस डिक्लाइन होने लग जाता है। पहले तो स्टार्ट में हर चीज़, यही प्रकृति का नियम है
कि हर चीज़ पहले 0 पे होती है, फिर 100 पे हो जाती है, फिर क्या वापस 0 पे हो जाती है। चाहे इंसान की लाइफ हो या कुछ भी। एक इंसान कुछ भी नहीं है, बच्चा होता है, फिर जिसमें एनर्जी नहीं होती, समझ नहीं होती, फिर एक टाइम होता है बहुत ज़्यादा समझ हो जाती है, फिर कहते हैं ना कि बूढ़े और बच्चे समान होते हैं। तो हर चीज़ के बारे में यही रहता है। उसकी खूबसूरती पहले तो स्टार्ट में बिल्कुल नहीं होती, फिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, फिर वो खूबसूरती दिन के साथ ढल जाती है। तो ये एक प्रकृति का नियम है, 0, 100 एंड 0, दैट्स ऑल। उसका भी यही था कि वो बहुत प्यारा लगता है, बट फिर टाइम के साथ वो क्या डिक्लाइन होता जाता है, किसका, सन का। सन की तरह से उसकी जो फेयरनेस है वो भी डिक्लाइन होती जाती है। बाई चांस ऑफ नेचर चेंजिंग कोर्स एंड ट्रिम, और ये ऐसा होता ही क्यों है, बिकॉज नेचर चेंजिंग, नेचर का जो चेंज होने का, ये प्रकृति हमेशा परिवर्तन करती ही है। प्रकृति क्या है, परिवर्तनशील है, हमेशा चेंज होती ही रहती है। कहते हैं ना कि टाइम चेंज एवरीथिंग, टाइम सब कुछ चेंज कर सकता है। लाइक दैट कि वो भी उसको चेंज कर लेती हैं, चेंज हो जाता है बाय चांस। और नेचर कैसे, नेचर से। लिसन गाइस, देखो जैसे लास्ट टाइम मैंने लास्ट लेक्चर जो पढ़ाया था वो मैंने पूरा लिख के आपको पढ़ाया था। देन अब मुझे लग रहा है कि मैं वो टाइम वेस्ट करने के बजाय मैं आपको खुद समझाऊँ, बिकॉज आप जब पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करते टाइम मैं चाहती हूँ, आई होप कि आप जो अपनी बुक है, नोट्स आपको कॉलेज से दे रखे हैं मैंने पहले से ही, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तो वो आप अपने साथ में लेके देखिएगा कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। नहीं तो इतना सब पूरा बोर्ड लिख जाने के बाद बहुत सारे बच्चों की शिकायत भी थी कि मैम हमें सारा दिख ही नहीं रहा, हम क्लियर देख नहीं पा रहे। सो मैं आपको एक एक लाइन ऐसे एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। देन मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जो बुक है ना वो अपने साथ में रखें, या फिर नोट्स साथ में रखें इफ़ पॉसिबल। बाकी तो आपके ऊपर है, यू नो एवरीथिंग। एंड देन ये अपना जो पूरा जो सेकंड स्टैंजास है वो ख़त्म हो गए। तो इसमें क्या था, समटाइम टू हॉट द आइज ऑफ ह्यूमन शाइन्स एंड ऑफन इज हिज gold complexions dim, and every fair from fair sometimes decline by chance or nature's changing course and trimmed. Okay, so now turn on next. अब हम पढ़ेंगे बट डे एटर्नल समर्स। हमने कहा था कि पहले जो होता है वो 8 लाइन का होता है, फिर होता है 6 का। 8 लाइन का वो जो स्टेंजा थे वो ख़त्म हो गए। अब हम पढ़ेंगे जो 6 लाइन का है, तो वो क्या है कि बट क्या रहता है, बट डे एटर्नल। एटर्नल का मतलब क्या होता है बच्चा, अमर। ये क्या है, एटर्नल है। बट द एटर्नल समर शैल नॉट फेड। मगर मोस्टली क्या होता था कि जो समर आती थी वो क्या आती थी, शॉर्ट पीरियड के लिए आती थी, फिर चली जाती थी, ठीक है। मगर मेरे जो डार्लिंग, मेरे जो फ्रेंड है, जो डियर वन है, उनका क्या है, मेरे जो डार्लिंग है, मेरे जो डियर वन है, उनके जो ये टेम्पर है ना, जैसा वो नेचर है ना, रफ नेचर है, रूखा सा, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, कभी कभी हंसता हुआ नूरानी चेहरा बन जाता है, और कभी हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, वैसा हो जाता है। देन वो टाइम उनका, ये जो गर्मी का टाइम होता था, गुस्से का टाइम होता था, वो हमेशा के लिए ही हो जाता था। ये नेचर उनका हमेशा के लिए था, वो चेंज करने वाला नहीं था। नॉट लूज पोजिशन हाँ ऑफ दैट फेयर यू ऑलवेज। जिस तरह से वो डिक्लाइन होता है जो समर का टाइम, वैसे उनका जो टेम्पर है ना डिक्लाइन नहीं होता था, जैसा है वैसा ही रहता था। कभी कभी अच्छे हो जाते थे और कभी कभी बुरे हो जाते थे। तो फ्रेंड्स का क्या है, कभी कभी झगड़ा होता है डेंजर वाला, उसमें ये बुराई है, उसमें वो बुराई है, पर अच्छाइयाँ भी होती है। टेढ़ा है पर मेरा है। फ्रेंड क्या है, बदमाश होते हैं तभी तो फ्रेंड होते ना। फ्रेंड के साथ में हम खुल के बात कर सकते हैं, हम रियल होते हैं, क्योंकि एक फ्रेंडशिप का रिश्ता ही ऐसा होता है जिनके सामने हम पूरा खुद को एक्सपोज कर पाते हैं, पूरा खुल के बातें कर पाते हैं। बाकी सभी रिश्तों के रिश्तेदार होते हैं हम,
फैमिली में माँ के बेटे होते हैं तो उसके जैसे ही बिहेव होता है, पापा के सामने इज्जत से होती है हर किसी से, बट फ्रेंड होते हैं ना एकदम खुल के, देन सेम लाइक दैट। तो हमें उन लोगों की कमियां भी पता होती है एंड अच्छाइयाँ भी पता होती है। देन यहाँ पे क्या है, तो वो उनके बारे में बताता है कि कभी कभी गुस्सा भी हो जाता था, कभी कभी शांत भी हो जाता, और उसका नेचर वो गर्मी के जैसे नहीं है। उसका नेचर उस छोटे से ग्रीष्मकाल में छोटा टाइम होता है, जो समर डेज, जो समर्स के जो डेज होते हैं उस टाइप का नहीं है, वो लॉन्ग लास्टिक है एकदम लाइफ टाइम के लिए, वो ऐसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, कमियां भी हैं अच्छाइयाँ भी हैं। नॉट शैल डेथ ब्रेक यू वॉन्डरस इन हिज स्टेट, और ना ही मतलब जैसे उसकी डेथ होती और ना ही मौत भी उसको नहीं चेंज कर सकती। फ्रेंड क्या है, तेरे है पर मेरे हैं, मौत भी उसको चेंज नहीं कर सकती, हर एक चीज़। नॉर शेल दैट ब्रेक यू वन रेस्ट इन हिज शेड, और इस शेड से आपको चेंज नहीं कर सकती है। वैन इन एटर्नल लाइन्स टू टाइम यू ग्रोवेस्ट, और अब क्या है कि अब जो मैंने उसके बारे में जो लिखा है ना वो लॉन्ग लास्टिक है। अब मैंने जो उनके बारे में लिखा है वो अब कोई उसको ख़त्म नहीं कर सकता, बिकॉज क्या है, जब तक ये लाइंस रहेगी, क्या लाइंस जिसमें ये सर ने लिखा है टू हिज, उसके लव के बारे में, उसके फ्रेंड के बारे में। कहा जाता है उनके फ्रेंड का नाम कोई WH करके कुछ था, ठीक है ना, तो लिखा हुआ है। अब वो हमेशा के लिए अमर हो गया है। पहले तो उसका नेचर अमर था, वो कभी चेंज नहीं हो सकता था, अब वो हमेशा के लिए अमर हो गए। अब अमर कैसे हो गए भाई साहब, बिकॉज जो लिखा है जब तक लिटरेचर रहेगा हम पढ़ते रहेंगे और उनके फ्रेंड को याद करते रहेंगे। सो क्या हुआ है कि वैन इन एटर्नल लाइन्स टू टाइम यू ग्रोवेस्ट, कि जब तक ये लाइन रहेगी तुम हमेशा से बड़े होते रहोगे, अमर होते रहोगे, और तुम्हारी एज बढ़ती रहेगी, यानी कि लोग तुम्हें याद करते रहेंगे। ठीक है, तो ये अब एंड में क्या लिखा है इन्होंने, एंड में लिखा है वो बहुत प्यारा सा लिखा है। वो ये जो लाइन है ना वो बहुत फेमस भी हुआ करती है कि कोई किसी को जो एज ए लव होता है या कहीं भी होता है, तो ये वाली लाइन मोस्टली लोग यूज़ करते हैं कि सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, सो लॉन्ग, तब तक जब तक एक आदमी सांस लेगा, और आइज कैन सी, जब तक आंखें देखेगी, जब तक, यानी कि तब सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, जब तक इंसान ब्रीथ लेगा, सो लॉन्ग, और आइज कैन सी, जब तक कि आंखें देख पाएगी, सो लॉन्ग लिव्स दिस, कि जब तक लोग यहाँ पे रहेंगे, जब तक लोग सृष्टि पे जिंदा है, एंड दिस गिव्स लाइफ टू यू दी, और ये तुम्हें क्या उसे क्या लाइफ देगी, उसे जीवन देगी और उसे याद करेंगे। वो कहते हैं ना कि मैंने कहीं देखा था, आई डोंट नो, मैंने कहीं पढ़ा था कि कब तक प्यार को, जब तक सूरज चांद रहेगा मैं कर सकता हूँ, तब तक मैं तुम्हें चाहूँगा, वो प्रपोजल देते हैं ना, एकदम सेम ऐसे ही सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, कि जब तक वो ब्रीथ कर रहे हैं, हम सांस ले पाते हैं, तब तक मैं तुम्हें प्यार करूँगा। तो उसमें प्यार नहीं है, इसमें क्या है, इसमें ये है कि वो आपको देखेंगे, वो आपको पढ़ेंगे और आप उससे क्या अमर हो जाओगे, एंड दिस गिव्स लाइफ टू यू, और यही तुम्हें क्या एक अच्छी लाइफ देगी, मतलब तुम्हें अमर करेगी, तुम्हारी एज और बढ़ाएगी। समझ में आ गया? ये है अपना पूरा जो टॉपिक है। तो टू हिज लव ये अपना कंप्लीट हो गया है। उसमें कुछ एक जैसे वर्ड थे, कंपेयर यानी तुलना करना, उसके अलावा रफ यानी रूखी, हेवन शाइन स्वर्ग की आंखें, कॉम्प्लेक्शन यानी संग्रह जो मिक्सचर्स होता है वो, फेयर यानी साफ, ट्रिम्ड यानी जो छोटे भागों में जो कटाई होती है वो, एटर्नल यानी अमर, फेड यानी फीका। तो ये था अपना पूरा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ नहीं आया हो देन आप डायरेक्टली कॉलेज में आ सकते हो, आपको डेट दिया हुआ होगा कि उस दिन आप अपनी जो इश्यूज़ है, कोई प्रॉब्लम्स है, अपनी क्वारी के लिए आ सकते हो। एंड ये है अपने कॉन्टेक्ट नंबर, और आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आता, ये डायरेक्टली मैं ही आपसे बात कर लूँगी। देन आई होप आपको समझ में आया होगा। सो कोरोना के टाइम में आप घर पे बैठे होंगे, अच्छे से होंगे, एंड बी सेफ। गुड बाय, थैंक यू।